नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली बीजेपी अब यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का दम भर रही है। असम की जीत ने तो पार्टी में मानो एक नई ऊर्जा भर दी है। तमाम तरीके से विकास पर्व का एक आयोजन हो रहा है, विकास रैलियां मनाई जा रही हैं। रैलियों में सिर्फ एजेंडा छाया हुआ है विकास, विकास और विकास का। इन सब के बीच कास्ट इक्वेशन बैठाने की तैयारी भी चल रही है। तमाम तरीके की तैयारियों के बीच एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस है। तीनों ही पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, तीनों ही अपनी तरीके से यूपी फतेह की बात कर रही है। लेकिन सत्ता की असल चाबी किसके पास जाएगी, यूपी का चुनावी ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा, इस पर अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। इन सब के बीच बीजेपी तमाम तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से आगे करके जनता के दिलों में बीजेपी के प्रति प्रेम जगाने की उम्मीद कर रही है। यही वजह है कि दशकों से विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां झेल रहा गोरखपुर एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया है। गोरखपुर में ही कहा था लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वक्त आएगा तो गोरखपुर को एक ऐसी सौगात दूंगा जिससे आप मजबूर हो जाएंगे मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए। और कुछ ऐसा ही होने वाला है। गोरखपुर की सरजमी को अब इस बार स्वास्थ्य सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए, एम्स और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए फर्टिलाइजर कारखाने की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 जुलाई को गोरखपुर में मौजूद रहेंगे और यहां से किस तरीके की शंखनाद होगी और इसका असर कितना होगा, आज हम इसी मसले पर प्राइम टाइम में बात करेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। यूपी विजय के बिना मोदी की विकास यात्रा अधूरी है। इसलिए यूपी मिशन को फतह करने के लिए यूपी को रोशन करना, अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान लाने से लेकर सूबे के बुजुर्गों और नौनिहालों तक को स्वस्थ भी बनाना होगा। इसी को जमीन पर उतारने के लिए पीएम मोदी ने कमर कस ली है। शुक्रवार को बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में पीएम मोदी के मंच से मिशन 2017 की झलक दिखेगी, जहां मोदी 2014 में जनता से किया अपना वादा पूरा करेंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी मोदी ने गोरखपुर से ही की थी। मोदी गोरखपुर में बहुप्रतीक्षित एम्स का शिलान्यास करने के साथ ही साल 1990 से बंद पड़े खाद कारखाने के पुनरुद्धार कार्य की भी शुरुआत करेंगे। इसके ऐलान से ही गोरखपुर के लोगों के चेहरों पर अनोखी मुस्कान आ चुकी है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस के कहर से अब तक जिले के हजारों नौनिहाल काल के गाल में समा चुके हैं, तो हर साल हजारों बच्चे इसके शिकार बनते हैं। गोरखपुर में इलाज के लिए बेहतर अस्पताल न होने से वहां के मरीज बनारस या लखनऊ आते हैं। ऐसे में गोरखपुर में एम्स खुलने से चाहे अमीर हो या गरीब, सभी को एक छत के नीचे बिना इधर उधर भागे उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। वहीं खाद कारखाने के चालू होने से पूर्वांचल में दम तोड़ रही खेती और किसानों को भी बड़ी राहत मिलने के साथ ही क्षेत्र के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। तो गोरखपुर में खाद कारखाने का पुनरुद्धार करने, साथ साथ यहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जल जमाव के कारण तमाम प्रकार की विषाणु जनित और जल जनित बीमारियों के अलावा किडनी फेलोर के मामले, लीवर कैंसर के मामले, हृदय रोग से संबंधित मामले बहुतायत यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एम्स भी गोरखपुर को दिया जा रहा है। एक साथ इतनी बड़ी योजनाएं गोरखपुर की जनता को समर्पित और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी स्थानीय नेताओं के साथ मंच साझा कर सूबे की जनता को स्थानीयता का संदेश देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव मिशन 2017 के तहत ही पिछले एक साल में पीएम मोदी ने 10 से अधिक बार यूपी में किसी न किसी कार्यक्रम या रैली में हिस्सा लिया है। अब बीजेपी की रणनीति प्रदेश में हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली करवाने की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी बेचैन है तो बहुजन समाज पार्टी घबराई है। सूबे में बिगड़ी कानून व्यवस्था और परिवारवाद के आरोपों से घिरे समाजवादी पार्टी के नेताओं को साइकिल पंचर होने का डर है, तो दूसरी तरफ मायावती के अस्तित्व का सवाल है। लेकिन मायावती को दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमान वोटों का भरोसा है,
क्योंकि समाजवादी पार्टी की कमजोर हालत देखते हुए मुसलमान वोट बहन जी के साथ आ सकते हैं। ऐसे में सूबे का विकास ही बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेगा, क्योंकि विकास के आगे जाति और धर्म सभी चरमरा ही नहीं बल्कि धाराशाही हो जाते हैं। और बीते लोकसभा चुनाव में मोदी के आगे बहुजन समाज पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई कि उसकी अब तक कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई है। वैसे भी मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक मोदी मैजिक दिखना तय है। कुल मिलाकर बीजेपी की जीत की राह कठिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। लेकिन मोदी विरोधियों को डर उनके जीत के सिकंदर होने से है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक। तो उत्तर प्रदेश के जरिए ही कहते हैं कि अगर आप देश के दिल में राज करना चाहते हैं तो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। और इस बार रास्ता खुल भी रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ से ही। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं, तमाम तरीके से लोगों को रिझाने की कोशिश हो रही है। विकास के लिए तमाम तरीके से एजेंडे को तैयार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर कास्ट इक्वेशन बैठाने की भी तैयारियां चल रही है। कुछ पार्टियों ने अपने सीएम फेसेस को सामने कर दिया है, कुछ का इंतजार अभी बाकी है। ऐसे में सवाल यही है कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाने वाली है। चलिए बिना समय गवाए आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय करा देती हूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी। सुदेश जी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए जुड़ रहे हैं पवन शर्मा जी। पवन जी बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विश्वजीत त्रिपाठी जी। थोड़ा दूर हैं, कुछ सेकंड लेट उन पर आवाज पहुंचेगी, लेकिन विश्वजीत जी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका भी। और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पूरी तरीके से राजनीति को समझने वाले पारखी वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ मौजूद है। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत, क्योंकि हम मोदी का मिशन यूपी हम बात कर रहे हैं, गोरखपुर से एक शुरुआत अच्छी होने वाली है। मैं सुदेश जी से पहला सवाल करूंगी। सुदेश जी, अगर देखा जाए, इतिहास उठा के देखा जाए तो राजनाथ सिंह जी के बाद से दशकों बीत चुका है। उनकी विदाई के बाद से क्षेत्रीय स्तर पे हम बात कर रहे हैं, हम लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो उनकी विदाई के बाद से बीजेपी लौट नहीं पाई थी। लेकिन इस बार एक नई ऊर्जा है, नई चेतना के साथ पूरा दम भर रही है। गोरखपुर में ही जाकर विकास रथ को आगे बढ़ाना, ये एजेंडा क्या काम आएगा? किस तरीके से पार्टी इस पूरे चीज को ले रही है? देखिए, आपने देखा कि किस तरह से यूनियन गवर्नमेंट बनने के लिए जो भारत में सरकार बनी मोदी जी की, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। और इतने भारी संख्या में अगर बीजेपी को वोट पड़ा तो कोई कारण नहीं है कि वो लोग फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना दें, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि लोकसभा और असेंबली के डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप एजेंडा को देखेंगे तो चुनाव का विषय क्या था लोकसभा में? विकास, डेवलपमेंट, और सिर्फ विकास पर वोट पड़ा। तो अगर विकास पर बीजेपी को वो चुनती है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बनिस्बत, तो क्या कारण है कि जब स्टेट की विकास की बात होगी, जो हमारे असेंबली चुनाव का एजेंडा भी होने वाला है, तो वो उसी बिंदु को नहीं फिर चुनकर फिर हमें क्यों नहीं चुनेगी? वही चुनेगी। और यही विकास आपने देखा, चाहे वो बनारस में हो कोई हॉस्पिटल खोलने की बात हो, बनारस में कोई इंडस्ट्री लगाने की बात हो जो गोरखपुर से बहुत दूर नहीं है, चाहे वो गोरखपुर में हो, गोरखपुर की बहुत ज़रूरत है। गोरखपुर एक बहुत बड़ा डिवीज़न है, वहाँ ज़रूरत है क्योंकि बाकी सूबे से भी लोग वहाँ आते हैं। तो ये पहले क्यों नहीं सोचा है? जो भी केंद्र सरकार कर सकती है, देखिए राज्य सरकार को करना चाहिए, लेकिन जो केंद्र सरकार करती है उसको करने में क्यों चुकेगी? चुनाव हो या ना हो, चुनाव तो देखिए हम अपने एजेंडा लेके जाते हैं ना। अभी चुनाव की तैयारी शुरू नहीं हुई है, अभी भी 8-9 महीने बाकी हैं, लेकिन जो जरूरत है विकास की उसको क्यों नहीं किया जाए? मुद्दा ये ठीक है। लेकिन इन सब के बीच हम ये भी तो नहीं भूल सकते हैं, विकास की बात, विकास रथ पर ही सवार होकर आप आए थे, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आ जाती है तो वहां पर सिर्फ विकास ही एक एजेंडा नहीं रह जाता है, तमाम तरीके से कास्टिज्म की भी बात आ जाती है, तमाम तरीके से वोटों के बंटवारे की बात भी आ जाती है, तमाम तरीके से सीएम फेसेस की भी बात आ जाती है। ऐसे में विकास पर्व के नाम पर ही चुनावी मैदान में उतरना आपको लग रहा है कि आप वाकई सफल होने वाला है? देखिए लावनी जी, आप पत्रकार हैं, आप
को आज़ादी है, आप जैसे भी चाहें एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है जब लोगों ने जाति, धर्म, भाषा सबको छोड़ा है, सबको तोड़ा है और उसके बाद बीजेपी के समर्थन में वोट किया विकास के लिए, तो वो फिर उसको क्यों नहीं तोड़ेगी। हम बार बार जाति समीकरण, धर्म का समीकरण में क्यों जाते हैं। हम ये सोचें कि वो एक सिटीजन है, नागरिक है। एक नागरिक को क्या चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अच्छे सड़क चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। ये जो उसको दे सकती है उसको वो वोट करेगा। और ये आज के दिन अगर कोई दे सकती है पार्टी तो बिहार में भी आपने ऐसी कुछ बातें कही थी और तमाम तरीके से वहां भी योजनाओं का शुभारंभ हुआ, शिलान्यास हुआ, तमाम चीजें दी गई, लेकिन बिहार में रिजल्ट कुछ और ही आ गया था सर। कोई बात नहीं, बिहार में हम समझा नहीं पाए, शायद समय कम था। और बिहार के बाद देखिए फिर हम आसाम में जीते। हाँ, हमने कुछ सीखा, वहां से कुछ करेक्शंस हुए। तो इन सब एक्सपीरियंस को लेके जब उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा, देखिए उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी आते हैं, उत्तर प्रदेश से गृह मंत्री आते हैं और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए इतना बड़ा समूह केंद्र सरकार में भी उत्तर प्रदेश से है, तो कोई कारण नहीं है कि उत्तर प्रदेश हमारे साथ नहीं आए। ठीक है, चलिए पहलू बहुत सारे, हम देख करके उन पहलुओं पर बात करें। अब मैं पवन जी के पास आना चाहूंगी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए सीधे तौर पर पवन जी अगर देखा जाए तो प्रदेश का चुनाव साख का सवाल बन चुका है। 26 साल का वनवास, हम क्या उम्मीद रखें, इस बार खत्म हो जाएगा? देखिए हर कोई आशा पे तो जीता ही है, अगर आस नहीं है तो फिर जिंदगी बेकार है। कांग्रेस आज अपनी जो मजबूती के साथ लड़ रही है, जिसमें कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने अपना सीएम कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया है, सबके सामने प्रस्तुत किया है, जो शायद जनता, यूपी की जनता को नजर आएगा कि जो शीला दीक्षित ने 15 साल में दिल्ली में किया है वो शायद यूपी में भी करे। और यूपी में जब से कांग्रेस की, जब से नजर आएगा ना सर कि वो जब से कांग्रेस उनका कोई नाता नहीं रहा। उमाशंकर नहीं, दीक्षित की बहू जरूर रही वो कन्नौज से, यूपी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, सांसद थे 1980 में, सांसद लड़ी हैं, सांसद जीती हैं और कन्नौज में काफी काम किया है। उसके बाद में उन्होंने दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया और दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, जिसका कामकाज सबके सामने है। आज लोग, दिल्ली के लोग जो है आज शीला दीक्षित को याद करके, उनके कामों को याद करके बोलते हैं किसको वोट दे दिया। और यही बात यूपी में भी होने वाली है। यूपी में जब शीला दीक्षित जी जाएंगी लोगों के पास अपनी बात कहने को, तो लोग भी कन्विंस होंगे। और अपने पुराने 26 साल में, जो 26 साल कांग्रेस नहीं रही है और जब से गई है कांग्रेस, हाँ, तब से यूपी बेहाल है। लेकिन बीजेपी कहती है ना कि भाई ना भ्रष्टाचार ना अपराध, इस बार विकास पर सरकार। तो जब हम शीला दीक्षित की बात करेंगे तो फिर लोगों को सीडब्ल्यूजी भी याद आ जाएगा, लोगों को टैंकर घोटाला भी याद आ जाएगा, लोगों को ये भी याद आएगा कि वो 78 वर्ष की हो चुकी हैं, जबकि सीधे तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 56 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो युवा हैं। तो वो कहां से अपने आप को बड़ी बात एज में, तो एज तो हमारे बुजुर्ग भी एज। लावनी जी, क्योंकि इन्होंने शीला दीक्षित की बात की, मैं आपको बताऊं शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कांग्रेस का घोषणा होने के साथ ही, कांग्रेस हालांकि टक्कर में कहीं नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना मट्टी पलीत कर लिया। पूछिए कैसे? शीला दीक्षित ही वो, शीला दीक्षित ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने बोला था कि दिल्ली की समस्या उत्तर प्रदेश के लोगों के कारण है, उत्तर प्रदेश से लोग आ जाते हैं उसके कारण है। उत्तर प्रदेश तो पुराना उनका रहा, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग ये भूल जाएंगे? अब तो उनको जवाब देना पड़ेगा हर चीज का। किस संदर्भ में ये बात संदर्भ में है? पॉपुलेशन के संदर्भ में बोला था, दिल्ली को गंदगी करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आगे करते हैं। गलत ले रहे हैं, इनको नहीं आने देना चाहिए, स्टेटमेंट है उनका, गलत संदर्भ ले रहे हैं। संदर्भ समझाइएगा आप। वो तो हम तो मुद्दा उठाएंगे, यूपी की जनता समझाएगी ना। यूपी की जनता को पता है कि कौन विकास कर सकता है, कौन विनाश कर सकता है। कांग्रेस विकास की राह पे चलती है और बीजेपी विनाश की राह पे चलती है। बहुत विकास किया है आप लोगों ने। हाँ किया है, बहुत विकास किया है लोगों के सामने। खूब पैसा बनाया आप लोगों ने। यूपी से कांग्रेस गायब है, विकास गायब है लोगों के याद है। लावनी जी, आपको याद है जब एक महिला पत्रकार का रेप हुआ था, डेथ हुआ था, उसके बाद शीला दीक्षित का स्टेटमेंट क्या आया था कि लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसी मुख्यमंत्री थी कि आप और लोग डरा रहे हैं, न कि ये बोले आप कि आप सिक्योरिटी देंगे। शीला दीक्षित जो खड़ी हुई थी वहां पे, सारे लोगों के साथ में खड़ी रही है, सारे स्टेटमेंट को हम फ्लैशबैक में घुमाएंगे और उत्तर प्रदेश में लोगों को बताएंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे व्यक्ति को लोगों ने मुख्यमंत्री या कैंडिडेट चुना है। खैर कांग्रेस रेस में नहीं है, आप किसी को प्रियंका गांधी को ले आते हैं। आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो देखेंगे क्या होता है। बहुत हसीन सपने हमने 2014 में भी देखे, आगे भी देखेंगे। चलिए, इन सबके बीच हम समाजवादी पार्टी को भी नहीं भूल सकते हैं। हमारे साथ विश्वजीत जी जुड़े हुए हैं। विश्वजीत जी, एक बड़ा भारी आरोप लगाया जा रहा है, आरोप कहें या यूं कहें कि आजकल सोशल साइट्स पर बड़ी तेजी से ये एक स्लग चल रहा है। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के आखिरी शासक होंगे, सत्ता अब खत्म होने वाली है, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है।
कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को 2017 के चुनाव में? देखिए, सारे दल, उत्तर प्रदेश सारे दलों की स्थिति बहुत खराब है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कार्य को देखते हुए सारे दल इतने चिंता में है कि उनको अखिलेश यादव की चिंता लगी हुई है। पहले वो अपनी चिंता करेंगे, उसके बाद हमारे नेताजी की चिंता करेंगे। लेकिन सर, जो यूपी की जनता है वो आप लोगों की चिंता नहीं कर रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो तस्वीर वहां से आई है, जिस तरीके से मथुरा और कैराना के कुछ जो हालात पैदा हुए थे, उन सब से आप लोग बैकफुट पर जरूर हैं। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। बातचीत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात आपकी सही कि मथुरा और कैराना की घटना वो किस तरीके से राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, जबकि वहाँ राजनीतिक मामले इस तरह के हैं या नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा और कांग्रेस ने सिर्फ वहाँ राजनीति कर रही है, वोट की राजनीति कर रही है। वहाँ जो लोग मारे गए हैं सर, वहाँ जो अपराध हो रहे हैं, वहाँ जो लूट खसोट हो रही है, वहाँ से रंगदारी के जो केसेस आ रहे हैं, वहाँ से जो रेप्स के केसेस आ रहे हैं, ये सब कुछ क्या पार्टीज करा रही हैं? दूसरी आपकी ऑपोजिशन पार्टीज करा रही हैं। ये आपने देखा है किस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगे कराए गए। आपकी स्थिति आपके सामने है, सारी स्थिति। आजम खान साहब का कोई काम, आजम खान साहब रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं उसके लिए? भूल गए आजम खान को क्या? जिस तरीके से हमारे आजम खान आप ही के पार्टी के हैं। सारी जांच एजेंसियां क्लीन चिट दे चुकी हैं। किसका समाजवादी पार्टी से कोई वास्ता, कोई सरोकार नहीं है। और मथुरा में जो हुआ सर, मथुरा को क्यों भूल रहे हैं आप? मथुरा में भी एक रिपोर्ट आई है सर, वो एक रिपोर्ट आप लोगों की तरफ से आई है, एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दी है सर। मथुरा की स्थिति में चूंकि वहां की लोकल इंटेलिजेंस ने सही रिपोर्टें नहीं दे पाई थी, उसकी जिम्मेदार भी तो कहीं ना कहीं से आप हुए ना सर। लोकल इंटेलिजेंस LIU की आप बात कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आप ही लेंगे ना सर। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आप कानून व्यवस्था के स्तर पर ही नहीं, जब हम रोजगार और शिक्षा की बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें अखिलेश यादव खास तौर से एक स्कूल में जाके इंस्पेक्शन करते हैं, टीचर्स को डांटते हैं। यही इंस्पेक्शन अभी किया जा रहा है क्योंकि 2017 का चुनाव आ रहा है। लेकिन पिछले अगर हम 3.5 सालों की बात करेंगे तो न जाने कितने ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहां पर बच्चे आज भी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, टीचर्स मौजूद नहीं होती, बच्चों से मिड डे मील के बर्तन धुलवाए जाते हैं और आपकी तरफ से कोई इंस्पेक्शन करने नहीं पहुंचता। चलिए पीयूष पंजी, जहां तक कहा सवाल शिक्षा के स्तर पे, तो यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा है और जगह जगह पे जांच हो रही है। सर फरवरी की स्पेलिंग नहीं बता पाए थे टीचर्स। सर फरवरी की स्पेलिंग नहीं बता पाए थे टीचर्स। अगर ऐसी कहीं खबरें आती हैं तो उस पर विशेष कार्रवाई की जा रही है। पीयूष पंजी, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हर रोज एक नया मोड़ लेगा, दिलचस्प तस्वीरें सामने आएंगी। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से एजेंडे भी तैयार कर रही हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो हर बार ये कहा जाता है कि वो बुद्धिमान है और अपने स्तर से वो वोट डालेगी। लेकिन हमने हमेशा देखा, इतिहास गवाह रहा है कि चाहे बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, जनता कास्ट अपॉर्चुनिटीज को ही देखकर वोट करती है। आप किस तरीके से ले रहे हैं इस बार चुनाव को? नहीं, निश्चित देखिए लावणी जी, ये हर चुनाव जो है, आप कितनी भी अपेक्षा रखें कि शायद जो है कि ये जातिगत समीकरणों से ऊपर उठे के चुनाव, लेकिन ये कड़वा सच है बिहार का भी और उत्तर प्रदेश का भी। और इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जातियाँ और उपजातियाँ हैं, तो निश्चित रूप से लामबंदी होती है। तो इसी आधार पर लामबंदी होती है क्योंकि सामूहिक रूप से राजनीति में सामूहिक रूप से आप ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप बजाय कि आप जो है एक व्यक्तिगत रूप में इस तरह से। तो ये समूह आपस में जब लामबंदी करते हैं इसलिए कि ताकि ये एक जो सरकार चुने मिलके, वो सरकार इनके लिए कुछ काम करे। और चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत जातिगत समूह हैं, आपस में उपजातियां हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर बार जो है हम न चाहते हुए भी जो है चुनाव आप बड़े मुद्दे उठाएं, विकास का भी मुद्दा उठाएं, लेकिन अंततोगत्ता जो है जाके वो सारा का सारा जो है जातीय समीकरण पे, और सारी पार्टियां भी उसी आधार पे टिकट देती हैं, उसी आधार पे अपने जो है पदाधिकारी राज्य इकाई के बनाती हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में यही हुआ, भाजपा को भी वही करना पड़ा, जो दूसरी पार्टियां कर रही है, कांग्रेस को भी वही करना पड़ा। तो निश्चित रूप से जो है कि देखिए बिहार में भी बहुत बड़ी बात हुई, विकास की बात होगी, अंततोगत्वा जो है कि वही हुआ कि जो है जातिगत समीकरण के आधार पे। और देखिए बिहार में ये भी हुआ कि जिस तरह से जो है संचालक ने जिस तरह से रिजर्वेशन के आरक्षण की जो बात कर दी, वो एक बहुत बड़ा प्रभाव उसका पड़ गया। उसमें सारी जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जो वो सब एकजुट हो गई कि भाई हम जो उच्च जातियां हैं वो हमसे जो है आरक्षण छीनने का प्रयास करने वाली हैं।
तो निश्चित रूप से देखिए, ये जाति से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। हिंदुस्तान के समाज में जाति बहुत महत्व रखती है। हाँ। और चुनाव में खासकर क्योंकि लामबंदी होती ही आधार पे है, और उत्तर प्रदेश बिहार में आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में जब विकास की बात आती है, विकास रथ की हम जब बात करते हैं, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं विश्वजीत जी के पास जाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले शायद सुदेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है ना लावनी जी, इस जाति के इक्वेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसा कि इन्होंने सही बताया कि जाति बहुत छोटी छोटी जातियां भी है। हाँ। ऐसी भी जातियां हैं जिसका पॉलिटिकल कोई वजूद नहीं होगा खुद हो जाए तो, और हर पार्टी के पास जाति है। अगर आप बात करिए समाजवादी पार्टी आज एक किसकी पार्टी है? यादव की पार्टी है। यादवाइजेशन हो चुका है। मथुरा में जो हुआ यादवाइजेशन हुआ था, और पूरे पुलिस में यादव भर दिया गया है, हर जगह यादव भर दिया गया है। उसी तरह बात करें आप मायावती की, तो मायावती जो हैं, जो 14% जाटव हैं, उनके वोट पर बैंक करती है। तो ये दो पार्टी जो हैं बोल सकते हैं कि दो स्ट्रॉन्ग जाति इनके साथ है, लेकिन बाकी जितने भी हैं लोग फ्लूइड हैं। और ये मान लेना कि हर यादव जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, चाहे हर जाटव जो है बीएसपी को वोट करेगा, ये गलत है। क्योंकि बीजेपी के पास भी यादव है ना, अगर ऐसा बीजेपी के पास भी यादव है। अगर मैं फिर एक यहाँ पे एक सवाल में कोशिश वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, कोशिश वही होती लावणी जी कि हर पार्टी जो है वो जाति समीकरण को मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में यादव ज्यादा है, यादव बाहुल्य है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी के पास यादव नहीं है? इसी कारण से जाति न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या फैक्टर है जो काम करेगा जाति के ऊपर? क्या फैक्टर है जो धर्म के ऊपर काम करेगा? जब लोग अपने बारे में सोचेंगे। और उत्तर प्रदेश में अब लोगों ने बहुत तंग आ गए लोग जाति और धर्म से, बोले एक बार अब फिर से नागरिक की राजनीति। तो भाजपा ने भी तो वही काम किया है। भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने कहा जाति की राजनीति की है? भाजपा तो सबका साथ, उच्च वर्ग का जो है अध्यक्ष को, भाजपा ने उच्च वर्ग के अध्यक्ष को हटा के एक पिछड़े वर्ग का जो अध्यक्ष मौर्य को बना दिया। ठीक है ना, बिल्कुल उसी वोट बैंक के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से उसी वोट बैंक के लिए नहीं तो क्या जरूरत थी? बीजेपी क्या जरूरत थी? जाति का क्या मतलब है? कौन सा जाति है? एक अगड़े वर्ग के अध्यक्ष को हटा के क्या जरूरत थी? आप जो है कि अपने उपाध्यक्ष जो है, आपने उपाध्यक्ष में राज्यसभा जो भेज रहे हैं, आप इसी समीकरण के आधार पर भेज रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं, आप एक शुक्ला को भेज रहे हैं, आप एक इसको भेज रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति ये हर पार्टी करती है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके पास जो वोट बैंक होता है लोग ऊपर आते हैं। लेकिन आप क्यों करते हैं फिर ऐसा? बहुत सीधे तौर पर लोग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास के ऊपर कास्ट इक्वेशन भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस मसले पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो मोदी के मिशन यूपी की हम बात कर रहे हैं। तमाम तरीके से यूपी को जीतने के लिए, यूपी पर झंडा फहराने के लिए, जीत दर्ज कराने के लिए कोशिशें, कवायदे शुरू हो चुकी हैं। विकास का द्वार खोलने जाने की बात की जा रही है। तमाम पार्टियां एक ही बात कह रही हैं, लेकिन हम घूम फिर कर एक बात कह रहे हैं कि क्या वाकई विकास ही मुख्य मुद्दा रहने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में? बहरहाल अगर हम विकास की बात करते हैं तो चलिए गोरखपुर का हम रुख करेंगे। गोरखपुर में जिस तरीके से अब नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को रैली करने वाले हैं, फर्टिलाइजर कारखाना खोलने वाले हैं, फर्टिलाइजर कारखाने के लिए और एम्स के लिए सीधे तौर पर उसकी सौगात देने वाले हैं, शिलान्यास किया जाएगा। मैं विश्वजीत त्रिपाठी जी के पास जाती हूँ। विश्वजीत जी, गोरखपुर एक ऐसा इलाका है, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे, पिछले 10 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की जो आंकड़ा है वो हजारों नहीं, लगभग अब लाख तक पहुंचने वाला है। वो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, दोनों ही सरकारों ने, मैं आपकी सरकार की चलिए बात कर लेती हूं, आपकी भी सरकार ने इस एरिया में, इस इलाके में कहीं से भी स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना मजबूत नहीं किया जिससे उन मासूमों की जिंदगी को सुनिश्चित किया जा सके। हर साल हम सैकड़ों के आंकड़े बताते हैं कि नवजात शिशुओं की मौत हो गई। आज नरेंद्र मोदी ने इस बात को समझा है और यही वजह है कि एम्स का शिलान्यास वहां किया जा रहा है। आपकी आंखें अभी तक क्यों नहीं खुली थी? विश्वजीत जी, शायद विश्वजीत जी का संपर्क हमसे टूट गया है। बहरहाल हम विश्वजीत जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
नहीं पहुंच। चलिए, विश्वजीत जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल पवन जी, मैं आपसे यही सवाल कर लेती हूँ, सेम मेरा सवाल यही रहेगा। कांग्रेस बहुत तरीके से विकास की बात कर रही है, आप लोग भी मैदान में उतर रहे हैं, प्रशांत किशोर को हायर कर लिया है आपने, और फेस को लेकर तो आप बात कर रहे हैं। एजेंडे में कहीं पर भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नजर नहीं आया है। देखिए, एजेंडा तो अभी तय होगा, अभी एजेंडा तो तय हुए कहाँ अच्छा, पहले फेस तय करेंगे, बाद में एजेंडा तय देखिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी यूपी में, यूपी चारों तरफ से खुशहाल था। 26 साल पहले की बात कर रहे हैं सर आप? मैं 26 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 26 साल के बाद में जो सरकारें आई, उन्होंने यूपी को लूटा है, सिर्फ कोई विकास नहीं किया। अभी आप बता रही हैं कि 10 साल में योगी आदित्यनाथ जी भी 10 साल से वहाँ पे सांसद हैं। हाँ, 10 साल में सर एक बात बोलूं मैं, उन्होंने कुछ किया, बीते 10 साल उन्होंने कुछ किया। ये भी नहीं, केंद्र में हमारी सरकार थी। बीते 10 सालों में तो ये काम होता है, ये काम होता है सांसद का। सांसद अगर सरकार के पास पहुंचेगा नहीं, किसी कोई सुविधा मांगेगा नहीं, या अपनी निधि को खर्च नहीं करेगा, तो क्या होगा? तमाम तरीके से आप लोग मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बातें कह देते हैं। लगातार मीडिया दिखाते रहा इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों के बारे में, वहां के हॉस्पिटल्स के बारे में। क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं थी कि वो खुद से संज्ञान लेकर इन इलाकों में स्वास्थ्य रोजगार से जुड़ी हुई चीजों को बढ़ावा दे? हर सरकार की है, जो सरकार सत्ता में है। लेकिन वहां पे सत्ता में सरकार बीएसपी के रही 5 साल, उसके बाद में समाजवादी पार्टी आ गई, और समाजवादी पार्टी तो केंद्र में जो भी सांसद आपको भाई बन के थे वो योगी आदित्यनाथ जी थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है अपने क्षेत्र का विकास करने की और करवाने की। क्या सिर्फ सांसद की होती है पवन जी? सांसद का कार्यक्रम, सांसद बनाया किस लिए जाता है? सांसद बनाया किस लिए जाता है? अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए बनाया जाता है। वही सांसद सरकार से मांग करता है कि मेरे क्षेत्र में ये विकास कराया जाए। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी ने मांग करी थी कभी, या उन्होंने क्या विकास किया? ये उनका भी तो चिट्ठा सबके सामने आना चाहिए। यानी कि अगर वो मांग नहीं करते, जब तक कोई राज्य से अगर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, अगर कोई मांग नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी नहीं सुनेगी। देखिए, मुझे ये बताइए, अगर सरकार वहां पे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस की तो सरकार है नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि केंद्र में भी आपको भाई बनकर सपोर्ट कर रही थी। नहीं, जो भी करे, लेकिन मैं तो यही पूछ रहा हूँ, सांसद की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? अच्छा, सारी जिम्मेदारी, चलिए अब सुदेश जी, सारी जिम्मेदारी सांसद की होती है। देखिए, पहली बात तो पवन जी अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस करप्शन की बात करती है, गुड गवर्नेंस की बात करती है, तो लोग हंसेंगे। आपने 10 साल यूपीए की सरकार ने वो हर प्रयास किया कि कैसे देश को लूटा जाए, एक से एक घोटाले किए, और जिसका फल, बात करिए, जिसका फल विकास कैसे, जब करप्शन होगा तो विकास कैसे होगा? आपने आरोप लगाए हैं, सिर्फ आरोप लगाए हैं घोटालों पे, और कुछ नहीं हुआ अभी तक। आरोप नहीं लगाया, आरोप लगाए, कोई लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, और हमने मान लिया, पवन जी सुन लीजिए ना, और हमने ई ऑक्शन करके दिखाया, बोलते जाएंगे कि घोटालों पे, हमने ई ऑक्शन करके दिखाया 33 कोल ब्लॉक्स का हमने दिखाया, हमने उससे बहुत ज्यादा पैसा सरकार के लिए अर्न किया, ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग से, जिसमें आपने घोटाला किया था, टैक्स के रिपोर्ट से बहुत ज्यादा का पैसा घोटाला हुआ था। 1,86,000 करोड़ का घोटाला, और हमने 2 लाख करोड़ रुपया अर्न किया ई ऑक्शनिंग से कोल का। ये एक हकीकत है, बात को आप मत भूलिए। मैंने एक बहुत साधारण सा सवाल किया था, लेकिन अफसोस है कि मुझे उस सवाल का जवाब लावनी जी, आप एक बात बताइए, जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी, आपको पता होगा कि हमने एक्सेलेंट इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, एम्स को हर जगह सेटअप की बात करनी थी। आज जो हमारा विजन है कि IIT, IIM, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन पूरे देश में हर जगह होने चाहिए, ये कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा? लेकिन अगर हम कुछ कर रहे हैं तो क्रेडिट देना सीखिए। आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास विजन नहीं था लूटने के सिवा। इनके सांसद निधि का ब्यौरा आज तक कभी उन्होंने दिया है, लेकिन इनके सांसद। विश्वजीत जी, हम उत्तर प्रदेश को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। जी, एक बात मुझे बता दीजिए, आपसे सवाल मैंने किया था, अनफॉर्चुनेटली आप मेरे साथ जुड़े नहीं थे, मैंने वो सवाल फिर पवन जी से किया। आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, आप 5 साल से सरकार में हैं, उसके पहले भी आप सरकार में थे, बाद में बीएसपी आई। ऐसे में अगर हम देखें कि 10 साल का एक आंकड़ा है, गोरखपुर की बेल्ट में इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की जो तादाद है अब लाख के लगभग होने वाली है, लाख के आंकड़े को छूने वाली है। क्यों नहीं वहां पर बच्चों की जिंदगी को लेकर आप लोगों की आंख खुली थी? आज आप गोरखपुर में अगर नरेंद्र मोदी जाके एम्स का शिलान्यास करते हैं, ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की होनी चाहिए थी। अरे इनके मुख्यमंत्री जमीन कब्जा अभियान में लगे हुए हैं हर जगह,
जमीन कब्जा कराओ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और स्टेट से उसको स्पॉन्सर कराओ। आपको सोचने का मौका मिलेगा तब तो करिएगा। कब सोचा आपने लोगों के बारे में? बता रहे थे आप उस जमीन ये बहुत प्रायोरिटी एरिया है, ये हर जगह आप जमीन कब्जा करा रहे हैं, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा एक सेकंड सुदेश जी, मुझे एक सेकंड विश्वजीत जी, एक सेकंड विश्वजीत जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। आप शायद सुदेश जी की बात को लेकर, चाहे वो मथुरा में भी जमीन कब्जा का ही था वो मामला। नहीं, एक सवाल, एक विश्वजीत जी, आप लोग बहुत सजग थे ना, तो ये भी रिपोर्ट सामने आई कि आप लोगों ने एम्स को लेकर जो भूमि आवंटित करने की बात कही थी वो भूमि ही विवादित थी। आप तो विवादित भूमि एम्स के लिए दे रहे थे, तो इसका मतलब मन में सच्चाई नहीं थी। आप सच को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, सिर्फ दिखावा करना चाह रहे थे। आपको वास्तविकता से परिचय नहीं है, तो आप वास्तविकता बताएं सर। उस भूमि को विवादित करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया था और हाईकोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले उस जमीन को वन निगम की जमीन घोषित कर दी है और वन निगम उस जमीन पे अपना कब्जा लेने भी जा रहा है। उस जमीन को विवादित करने के पीछे साजिश थी कि एम्स गोरखपुर में न बने, और वही एम्स बन रहा है सर, वही एम्स गोरखपुर में बन रहा है, उसी का शिलान्यास रखा जाने वाला है कल, और ऐसे में आप साजिश की बात कर रहे हैं। उसी गोरखपुर में रखा जा रहा है जहां से सांसद योगी आदित्यनाथ भी वहां होंगे, अब उसका स्वागत जिनके बारे में आप बोल रहे हैं। 2 साल केंद्र सरकार को आए हो गया और अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो उनको एम्स की याद आ गई है। अरे हर जगह खोला जा रहा है, आपको बता दें आपके इंफॉर्मेशन के लिए, हर जगह एम्स और IIT खोले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा देश के लिए विजन है। आपको कुछ समझ में आता है विजन के बारे में? ये विजन है देश के बारे में। रायबरेली में भी एम्स की नींव रखी गई थी और आज तक रायबरेली में कहीं एम्स का पता नहीं है। अब इस एम्स के मालिक भगवान ही है, लेकिन हम लोग का तो पूरा, तो आप कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं ना? कांग्रेस रायबरेली की बात आ गई तो पवन जी आप लोग भी लपेटे में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पीयूष जी, ठीक है आ रही हूँ विश्वजीत जी। पीयूष जी, आपने ये चीज़ देखी होगी, अगर हम लोग थोड़ा अलग पहलू और अलग चश्मे से देखें तो जब कभी भी हम इस पर्टिकुलर बेल्ट की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं। इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा आपने भी देखा होगा और हर तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं, हमने वो जो वहाँ पे जो माओ के रोने का जो वीडियो था, मुझे आज तक याद है कि हम लोग वीडियो देखते देखते रो देते थे कि एक छोटा मासूम सा बच्चा सांस लेते लेते वहीं उसकी सांस रुक जाती थी। इन सबके बीच चाहे समाजवादी पार्टी, आ रही हूँ विश्वजीत जी, आ रही हूँ आपके पास, तो पीयूष जी इन सबके बीच चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आपको लगता है कि किसी भी पार्टी ने क्या वाकई सही चीज को समझकर सही समय पर सही दवा देने की कोशिश की या सिर्फ इंतजार होता है इलेक्शन का? नहीं, देखिए लावणी जी, आपने सही कहा। निश्चित रूप से जो हम लोगों को जब भी, खासकर जो पत्रकार लोगों को, देखिए हर साल खबरें आती किस तरह से जो है उस इलाके में जो छोटे बच्चे हैं लगातार इंसेफ्लाइटिस से कितने मौत होती रहती है और बड़ा ही द्रवित करने वाले दृश्य होते हैं। और मुझे लगातार ये लगता है, इतने साल से यही लगता था मुझे जनता पार्टी के विकास का लावणी जी मुझे नहीं आपके पास, लावणी जी मुझे ये लगता था कि आखिर कोई सरकार कैसी इतनी जो है कि इनसेंसिटिव हो सकती है, जहां माफ करें, जहां छोटे छोटे बच्चे मर रहे हो जिस बीमारी से, उस पे तो सारी सरकारों को तवज्जो देनी चाहिए, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार को। और इतनी सरकारें आई हैं और हर साल वही घटना होती है, हर पार्टी की सरकारें वहां आई है, केंद्र में सरकारें आई हैं, लेकिन कभी इस बीमारी को, जो छोटे बच्चे मर जाते हैं जिनमें अभी जीवन जी भी नहीं पाते हैं और वो मर जाते हैं सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, एक बहुत ही मतलब द्रवित करने वाला दृश्य होता है। हर साल ये बीमारी है, इससे निदान पाने के लिए किसी सरकार ने प्रयास ही नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और बहुत ही ये दिखाता है कि पार्टियां और सरकारें कितनी इनसेंसिटिव, जिन लोगों से वोट मांगती है उनके सरोकारों के प्रति कितनी ही जो है ये इनसेंसिटिव है, कितना उपेक्षा का भाव रखती है। तो निश्चित रूप से अब जो भारतीय जनता पार्टी में जो समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य के मामले में क्या किया, स्वास्थ्य जो है ये राज्य सरकार का बिंदु है, लेकिन ये जो सरकार का बिंदु नहीं है। एम्स जो खुलने जा रहा है, आपने क्या किया जिसके लिए मोदी जी जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये इतनी गरीबी, इतनी बीमारी आपने कभी सोचा जरूरत थी गोरखपुर की जनता को क्या चाहिए? इसके पीछे भी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव की राजनीति है, लेकिन अगर हम एम्स खोलने की बात कर रहे हैं तो आपको अगर एम्स मिलता है गोरखपुर को तो निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए। ठीक है, पूर्वांचल वासियों के
बोल लीजिए विश्वजीत जी, हाँ बोल लीजिए, आप बहुत देर से बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। एम्स पूर्वांचल वासियों की धरने, प्रदर्शन और उनके संघर्ष की देन है। एम्स किसी की व्यक्तिगत देन नहीं है। अरे तो आपने राज्य सरकार के स्तर पर क्यों नहीं एक बढ़िया अस्पताल बना दिया? पहले से करती रही है। आपको मना किसने किया था? अगर पीएम साहब को अगर चुनाव के समय ही एम्स की याद आई तो एम्स की न्यूज 2 साल पहले भी पढ़ सकती थी। जब बीएसपी के समय, आप भूल गए शायद 2014 में जब गोरखपुर में प्रधानमंत्री का फेस जब चुना गया था मोदी जी को और वो रैली करने पहुंचे थे, उन्होंने ये बात उसी वक्त बोल दी थी। इसलिए आप ये ना कहें मैं किसी बीजेपी की तरफ से कोई स्पोक पर्सन के तौर पर नहीं बोल रही हूँ, बस मैं आपको एक इतिहास याद दिला रही हूँ कि 2014 चुनाव के पहले ही उन्होंने यूपी गोरखपुर में ये बात कह दी थी कि जब भी हमारी सरकार आएगी हम सबसे पहले एम्स यहाँ खोलने की कोशिश करेंगे, और उसी कोशिश के तहत ये काम किया जा रहा है। लेकिन आपकी सरकार तो थी ना सर। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ गए तो उनको एम्स की याद आई है। अरे तो नहीं खोलना चाहिए क्या? बताइए, नहीं खोलना चाहिए, बोलिए आपकी नहीं खोलना चाहिए, आप बोलिए नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोलना है तो। लेकिन एम्स अब खुलता कब तक है ये तो देखने की बात है ना। 3 साल पहले ना हम करेंगे और न करने देंगे, खूब राजनीति करिए लोगों के भविष्य पर। क्या है, लेकिन आज तक कहीं एम्स का पता नहीं है अभी तक। अच्छा विश्वजीत जी, शायद इस बार जो तमाम चीजें हैं ये फिर वही बीजेपी कांग्रेस और तमाम तरीके से आपस में ये एजेंडा शुरू हो चुका है। एक सवाल का जवाब मैं सुदेश जी आपसे ले लेती हूँ। ये कहा जा रहा है ये चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक बहुत अहम मुद्दा इस वक्त आगे चल रहा है। उस मुद्दे पर, उस पहलू पर भी बात करना जरूरी है कि कहीं ना कहीं से ये जो दलितों वाला मुद्दा शुरू हुआ है, आप लोग बैकफुट पर आ गए हैं। भले ही आपने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर को निलंबित कर दिया 6 साल के लिए, तमाम तरीके से कार्रवाई कर दी हो, लेकिन फिर भी ये लोग चुप होने वाले नहीं हैं। और मुद्दा ऐसा है जिसने सोई हुई बीएसपी को जगा दिया है। आपने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोल दिया, ऐसा नहीं लग रहा है? लावनी जी देखिए, विश्वजीत जी बोलने दीजिए, उन्हें भी आ रही हूं मैं आपके पास। देखिए लावनी जी, ये एक हकीकत है और तथ्यात्मक हकीकत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दलितों का कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में आप देख लीजिए, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देख लीजिए। और ये कोई बोलेगा कि बीजेपी एंटी दलित है तो ये मान्य नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है किसी भी पार्टी में, उसके बाद पार्टी कैसे रिएक्ट करती है वो डिसाइड करता है कि पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है। अगर किसी दया शंकर ने अगर ऐसा किया, पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल कर दिया, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये सब तो ठीक है, आप बताइए। कहीं भी एंटी दलित बात हम न बर्दाश्त करेंगे और न करने देंगे। अगर हमारे पार्टी से होगा तो हम एक्शन लेंगे। डेमोक्रेसी में आप एक्शन ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं? महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है। देखिए पॉलिटिकल इशू बनाने से कोई फायदा नहीं है। वो व्यक्ति आज बीजेपी का सदस्य नहीं है, ये एक्शन बीजेपी ही ले सकती थी। नहीं तो आपको याद है कांग्रेस का जो वाइस प्रेसिडेंट बना है, उसने क्या बोला था, बोटी बोटी काट देंगे, और उसको आप वाइस प्रेसिडेंट बना लेते हैं। इस तरह की हेट आप करते हैं और आप बताइए कि हम पर आप क्या आरोप लगाएंगे? लेकिन ऐसे में आप एकजुट जो हो रही है बीएसपी या समाजवादी पार्टी भी इस रिश्ते को बना रही है, कांग्रेस भी अपने तरीके से बना रही है। जितना स्विफ्टली काम की है उतना स्विफ्टली कोई पार्टी काम नहीं। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी देखिए, पिछले 2-2.5 साल में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सत्ता में, इन दलितों पे जितना उत्पीड़न इन सरकारों में हो रहा है, आंकड़े बता रहा हूँ, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुई हमारे बस्ती से। आपको पता होना चाहिए रोहित वेमुला का इश्यू क्या हुआ? रोहित वेमुला मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए। आपके मंत्री ने ज्यादा दलित के खिलाफ वाल्मीकि को मंत्री ने क्या दलितों के साथ हमारा एक सामाजिक समस्या है। पवन जी लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर आप लोग भी दलितों के बारे में इतना सोचते, तो राहुल गांधी की एक तस्वीर भी सामने आई थी, संसद में बहुत अहम मसला चल रहा था और वो सोते हुए पाए गए थे। तमाम मीडिया में और अखबारों में ये तस्वीर भी छाई रही और आज वो पहुंच जाते हैं ऊना मिलने के लिए। आपके लिए पॉलिटिक्स से दलित, हमारे लिए सोशल कमिटमेंट है। हम सोशल कमिटमेंट की राजनीति करते हैं।
पीयूष जी, आपका नेता जो है सोया रहता है दलितों पर बात होती है तो पीयूष जी आप बहुत क्या बात शांत आज भी गए तो बात दलितों की नहीं की, बात कुछ और की है। पीयूष जी ये 2 राजनीति सेकंड करिए, खूब राजनीति करिए, बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन लोगों को पता है, लोगों को पता है कि बीजेपी जैसा प्रो दलित पार्टी है ही नहीं, क्योंकि दलित कोई राजनीति नहीं है हमारे लिए। दलित हमारे लिए सामाजिक संरचना है। अच्छा पीयूष वो हमारे समाज का पार्ट है। पीयूष जी ये 2 सेकंड की जो शांति थी, 2 सेकंड के लिए जो शांति चाहिए थी, बहुत कुछ कहना चाह रही अरे थी। आपको बीजेपी के बारे में कुछ पता भी है? 1 सेकंड विश्वजीत जी, कुछ एक नहीं सेकंड पता है। आप खाली विश्वजीत जी। यादवाइजेशन करिए, यादवाइजेशन आप पॉलिटिक्स करिए, बस आपको वही आता है। एक सेकंड, जिस पार्टी का उपाध्यक्ष यह कहता हो कि एक दलित महिला को जो इस प्रदेश की 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनको सीधे मंच से गाली दे रहा है, बिल्कुल गलत हुआ। अरे सर एक्शन ले लिया गया, आप में हिम्मत है क्या? एक्शन ले लिया गया सर। नेताओं के लिए कुछ अरे हिम्मत है तो एक्शन ले लिया। आजम खान के खिलाफ एक्शन लीजिए, विश्वजीत जो जी देश एक्शन के ले खिलाफ लिया बोलते गया हैं। है, एक्शन ले लीजिए लिया आजम गया खान के है, खिलाफ एक्शन। ठीक है। और विश्वजीत जी एक मसला, योगी महिलाओं का सम्मान नहीं है? क्या महिलाएं समाज में बराबरी नहीं कर सकती है? जो भी दलित के खिलाफ बोलेगा, विश्वजीत जी और पवन जी, विश्वजीत जी और पवन जी, पवन जी अगर कांग्रेस इस तरीके के बयान की बात करेगी ना, तो फिर तो दिग्विजय सिंह को पहले हटा देना चाहिए था। अपनी पार्टी की सांसद को टंचमाल कह दिया था खुलेआम। कोई भी महिला ऐसे शब्द को कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और अगर बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के विवादित बयान महिलाओं के लिए शुरू किए। और विश्वजीत जी आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, एक शख्स ने गाली दी, उसको तो पार्टी ने बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़क पर उतर के वही दयाशंकर की पत्नी और बहन को जिस तरीके से गालियां दे रहे थे, ये कहीं से भी सही नहीं है। टिट फॉर टैट की नीति में ये नहीं है कि तुम मुझे गाली दो तो मैं भी तुम्हें गाली दूंगा। आप बहुत तरीके से अगर सत्य और न्याय की बात करते हैं तो कम से कम सौम्यता की भी बात करें। सही क्या है, गलत क्या है। और विश्वजीत जी मैं आपसे अब एक बहुत अहम पहलू में पीयूष जी के पास जाऊं, उससे पहले 1 मिनट पहले आप सुन लीजिए। आप समाजवादी पार्टी है ना सर, समाजवादी पार्टी है आप। अगर किसी के नेता को कोई गाली देगा, अरे विश्वजीत जी समाजवादी पार्टी, आप उल्टा गाली देंगे ना, आप उल्टा गाली देंगे, माने गाली का जवाब आप गाली से देंगे ना। विश्वजीत जी यही आपकी राजनीति है ना। सुदेश जी शायद इतिहास से भूल गए। विश्वजीत जी समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है, लेकिन उसी समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव खुलेआम मीडिया को धमकी दे देते हैं। अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर को किस तरीके से उन्होंने गालियां दी थी, आपको याद है ना वो वीडियो। आप अगर गाली गलौज की बात करेंगे तो आपके यहाँ तो आपके परिवार के सदस्य ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको याद हो तो आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने स्टेज पर खड़े होकर इस बात के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को डांटा था। सर कहाँ हैं आप? अगर कोई नेता गलती करता है तो हमारे माननीय आप अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा को अपने यहाँ जगह दे रहे हैं। आप भूल गए कि बेनी प्रसाद वर्मा किस तरीके की बातों का इस्तेमाल, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। महिलाओं को गाली नहीं देते, उनको शब्द नहीं करते। अरे महिलाओं को तो आप रेप जस्टिफाई किए थे। आप बोले थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। जब उन्होंने रेप किया था तो आपके नेताजी ने क्या बात बोलते हैं आप? कम से कम आप तो ना बोले। और अगर हमारे यहाँ से किसी ने बोला आप सदस्य नहीं है बीजेपी का, वो उसको एक्सपेल कर दिया गया, क्योंकि हम अपने कमिटमेंट को जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है। गाली का जवाब हम गाली से नहीं देते। हमारे शीर्ष नेता ने भी इस बात को बोला है कि जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। पीयूष जी मैं ये बहस शुरू हुई है, सीधे तौर पर शब्दों की लड़ाई भी हो रही है, झंडे की लड़ाई भी हो रही है, कास्ट की भी लड़ाई हो रही है, लेकिन इन सबके बीच अगर आप पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता की बात अगर करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के मन को भापना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मिनट इंद्रजीत जी, एक मिनट विश्वजीत जी एक मिनट। जी उत्तर प्रदेश की जनता के मन को भापना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जितना उग्र होती है उतना ही नरम भी होती है। तो ऐसे समय में जब ये स्थितियां बन रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को हम कहां जाते हुए देख रहे हैं? नहीं देखिए, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। और दलितों की मसीहा की जहां तक बात आती है, तो आपकी नजर में असल में दलितों का मसीहा देखिए जहाँ तक उत्तर प्रदेश की जनता का मन है, तो उत्तर प्रदेश जनता तो उससे बहुत दुखी है, क्योंकि जिस तरह से जो है कि उत्तर प्रदेश का राज्य जो है उसमें जिस तरह से आज के दिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के राज्य में अपराधीकरण जिस तरह से हुआ है, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार लगातार हो रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार वहाँ चल रहा है,
तो अभी हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दुखी है, और वैसे भी उत्तर प्रदेश की जनता में जो जितनी सरकारें आई हैं वो सबसे दुखी रही है। तो निश्चित रूप से अब जिस तरह का और जिस तरह की चीज अब दिखाई दे रही है, उससे मुझे लगता है जो आज का स्तर जो हो गया है राजनीति का, वो सिर्फ गाली गलौज का हो गया है। एक ये संस्कृति पनप गई है कि एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द बोलिए और उससे आप जो है राजनीतिक पॉइंट जो है स्कोर कीजिए। दलितों का मसीहा आप किसे मानेंगे अगर उत्तर प्रदेश के वास्तव में अगर बात की जाए? देखिए, मसीहा तो हर कोई क्लेम करता, मसीहा कोई भी नहीं है। हर पार्टी जो है वो, अगर आप देखें बहुजन समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसके पास एक लगातार वो उसी के आधार पे वो पार्टी खड़ी हुई है, उनके पास एक चंक जो वोट है, मैक्सिमम वोट जो है उनके पास है दलितों के, तो इसलिए वो अपने को वो मानती है। हालांकि मायावती तो अपने देवी को उन्होंने आज बता दिया अपने को। बड़ी हास्यास्पद बात है कि मतलब आप इस तरह की बात करते हो, क्योंकि आपका बर्ताव क्या है, आप ही के लोगों के साथ आप जो है दलितों के साथ आप कैसा व्यवहार करती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए मसीहा कोई भी है। हर जो नेता है, राजनीतिक पार्टी का जो नेता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने अपने वोट बैंक को संभाले रखता है, उस वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसमें वो जाति का और उपजाति का सबका इस्तेमाल करता है, और फिर ऊपर से एक जो जैसे जो आप कहते हैं ना केक में आइसक्रीम या क्रीम लगाई जाती है, वैसे वो विकास की बात कर देता है। लेकिन असली बात होती है वही जातिगत समीकरणों की, उन्हीं को साधने की बात होती है। यानी कास्ट इक्वेशन को हम दरकिनार किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। भले ही विकास की बात कही जा रही है, भले ही तमाम तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, हालांकि इस बीच इस चीज को स्वागत जरूर करना चाहिए कि चाहे किसी भी वजह से, चाहे इलेक्शन की वजह से ही सही, अगर गोरखपुर को कोई खास सौगात मिल रही है तो कम से कम आने वाले वक्त में वहां के बच्चे मौत की नींद तो नहीं सोएंगे। आने वाले वक्त में युवकों को भागना तो नहीं पड़ेगा, उन्हें रोजगार तो मिलेगा। इसका तो हम स्वागत करते ही हैं। मोदी मिशन की हमने शुरुआत की थी, 5 सेकंड में मैं सुदेश जी आपके साथ ही खत्म करना चाहूंगी। मोदी मिशन पे निकल रहे हैं, यूपी मिशन पे निकल रहे हैं, क्या मान के चले, फूलों भरा रास्ता है या कांटे भी साथ रहेंगे? लावनी जी, मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, कोई आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं है, कि विकास हमारा कटिबद्धता है। मोदी जी विकास के रथ को पूरे देश में दौड़ाएंगे। कहीं कहीं रथ रोकने की कोशिश होती है, जो फोर्सेस हैं, जो रिट्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जो फ्यूडल फोर्सेस हैं, समाजवादी पार्टी जैसे फ्यूडल फोर्सेस, कास्टिस्ट फोर्सेस रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस विकास की रथ को कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारा कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि पंख है, परवास भी है, उड़ने की चाहत भी है, मुझे बस चाहिए एक उन्मुक्त आकाश। तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये उन्मुक्त आकाश देने का दावा हर एक पार्टी कर रही है। उस उन्मुक्त आकाश को लेकर किस तरीके से ये पंछी चुनेंगे उस आकाश को, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2017 का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी पार्टी की बातें रखने के लिए, और पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे तरीके से इसे एनालाइज करने के लिए। बहरहाल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। अभी इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। चालू है।